दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उच्चतर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 परीक्षा तिथि 5 जनवरी 2019। व्याख्यात्मक हल, आइए देखते हैं। इसकी व्याख्या है जो एजेपी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित असिस्टेंट प्रोफेसर के साल पेपर है व्याख्यात्मक, उसमें से जो है यह पेपर है लिया गया है। इसकी व्याख्या सहित हल हम लोग जो है देखते हैं। तो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। गियर्सन। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। निम्नलिखित कवियों में जीवन काल का सही आरोही क्रम है तो है डी। आइए देखते हैं। बिहारी भूषण मोतीराम। बिहारी का जन्म है 1595 और मृत्यु है 1663। बिहारी सतसई। भूषण का समय है 1663 से 1705। इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मोतीराम। मोतीराम का समय है 1617 से 1736। ललित ललाम, रसराज, मोतीराम सतसई, अलंकार पंचाशी का छंदसार। इनकी रचना है देव। देव का समय है 1673 से 1767। भाव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर, तरंग आदि। अभिज्ञान शकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। उन्होंने आगरा से प्रजाहितैषी पत्र निकाला और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत का अनुवाद सरस एवं विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया है। रघुवंशम की गद्य अनुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में लिखा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी है। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता है? तो ये तोताराम। भारत बंधु 1874 तोताराम। सार सुधानिधि 1879 सदानंद मिश्र। ब्राह्मण 1880 प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत 1928 बनारसी दास चतुर्वेदी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। भारतीय हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं साहित्य को मनुष्य के दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छाया की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। राम विलास शर्मा का कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंतवादी सामंतवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति विद्रोह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो राष्ट्रवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग काव्यशैली पद्धति के विशेष व्यापक अर्थ में। नेक्स्ट है, इन कवियों का आरोही क्रम कालक्रम में स्थापित कीजिए। तो प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, ये समय है इनका। तो आइए देखते हैं। प्रसाद का जीवन काल है 1890 से 1937। इनकी रचना है उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, प्रभुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। निराला का समय है 1897 से 1962 ईस्वी। इनकी रचना है अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1929 इत्यादि। पंत का समय है 1900 से 1970। इनकी रचना है
उच्छ्वास 1920, ग्रंथ 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, रजत, शिखर वाणी आदि। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का समय 1907 से 1987, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, संध्या गीत 1936 इत्यादि। पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है कि भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। उपरोक्त पंक्तियां निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता से ली गई है। इसमें कवि ने भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया है। कवि निराला को एक भिक्षुक आता हुआ दिखाई देता है। उसकी करुणाजनक स्थिति को देखकर कवि का हृदय वेदना से भर जाता है। वह भिक्षुक इतना दुबला और कमजोर है कि उनका पेट और पीठ मिलकर अर्थात एकदम पिचक कर एक ही प्रतीत हो रहा है। वह अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अधृत प्रगतिवादी नहीं रहा है? नरेंद्र शर्मा अधृत प्रगतिवादी नहीं है, जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा अधृत प्रगतिवादी कवि हैं। इनके अलावा प्रगतिवादी कवियों में रंगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन का नाम उल्लेखनीय है। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं तो वह धर्मवीर भारती की प्रमुख कृतियां हैं। काव्य रचनाएं: ठंडा लोहा 1952, 7 गीतवर्ष, कौनप्रिया, सपनाभि भी, आद्यांत आदि। आधंत कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, गुलाकी बन्नो। उपन्यास है गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1956, 11 सपनों का देश, प्रारंभ एवं समापन। निबंध है ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1959, कहानी अकहानी 1970 ईस्वी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1997 आदि। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो निस्सहाय हिंदू। राधा कृष्णदास ने निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी नामक उपन्यास गोवध निवारण की समस्या से प्रेरित होकर लिखा था। इस उपन्यास में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है। इसके अलावा राधा कृष्णदास ने अनेक नाटकों की भी रचना की है, जिसमें दुखनिवाला 1880 ईस्वी, पद्मावत 1882 ईस्वी, धर्म लाभ 1885 ईस्वी और महाप्राण 1997 ईस्वी नाटक बहुत प्रसिद्ध है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कालक्रम निम्नलिखित है। सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1920 ईस्वी, प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? तो डी बाणभट्ट की आत्म कथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य कृतियां हैं। उपन्यास चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973 और आमान दास का पोथा 1976। साहित्य इतिहास: हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 एवं हिंदी साहित्य और विकास 1953। निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और विवेक 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964 और आलोक पर्व 1972। इनका सही कालक्रम बताइए। तो विचित्र विवाह 1932, बलदेव प्रसाद मिश्र, समाज सेवक 1933, अरविंद भारद्वाज, पर्दा 1936, महावीर बेनवंश, चुंबन 1937, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हैं तो गोपाल गहमरी। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार गोपाल गहमरी हैं। गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों का जनक माना जाता है। 1900 ईस्वी में इन्होंने जासूस नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लात 1996, गुप्तचर 1899, अद्भुत लात 1896, गुप्तचर 1899, बेकसूर की फांसी 1900, सरकती लाश 1900, खूनी कौन 1900, बेगुनाह का खून 1900,
जामुन का खून 1900, डबल जासूस 1900, मायाविनी 1901, चक्करदार चोरी 1901, जासूस की मूल 1901, भयंकर चोरी 1901, अद्भुत खून 1902, जासूस पर जासूसी 1904, खूनी का भेद 1910, भोजपुरी की ठग 1911, गुप्त भेद 1913, जासूस की तैयारी 1914 आदि। उन्होंने लगभग 200 जासूसी उपन्यास लिखे हैं। निम्नलिखित में से प्रसवोत्तर नाटक हैं। तो प्रसवोत्तर नाटक है सभी हैं, मतलब सभी कौन कौन से हैं? तो तीसरा हाथी 1975 ईस्वी रमेश बच्ची, और बिन बाती के दीप 1970 शंकर शेष, सेतुबंध 1972 सुरेंद्र वर्मा। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, रेती के फूल 1954 ईस्वी, हमारी संस्कृति एकता 1956 ईस्वी, वेणुवन 1958 ईस्वी, उजली आग 1956 ईस्वी, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 ईस्वी, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959 ईस्वी, वट पीपल 1961, साहित्यमुखी 1968, आधुनिक बोध 1973 आदि उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इन साहित्यकारों को सही कालक्रम में रखिए। हर्ष प्रेमी 1908, हर्ष प्रेमी का जन्म 1908 में हुआ था, मृत्यु 1974 में। गोपाल गहमरी का जन्म 1911 में, मृत्यु 1963 में। रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म 1915 में, मृत्यु 1995 में। हृदयेश का जन्म 1930 में हुआ था। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र विधा की रचना है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखाचित्र है। इनका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। इनके अतिरिक्त उनका एक और रेखाचित्र जिन्होंने जीना जाना 1971 ईस्वी काफ़ी प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो अज्ञेय जीवनी लेखक नहीं हैं, जबकि राम विलास शर्मा निराला की शाही साधना 3 खंडों में 1969 ईस्वी, 1972 और 1976 तथा विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 बंगला साहित्यकार शरदचंद्र की जीवनी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है विभावना अलंकार का लक्षण है। बिना कारण के कार्य की सिद्धि। बिना कारण के कार्य की सिद्धि विभावना अलंकार का लक्षण है, अर्थात जहाँ अलंकार के अभाव होने पर भी कार्य की संपन्नता का वर्णन किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधनाना। इस चौपाई में बिना पैर के चलना, कानों के बिना सुनना तथा हाथों के बिना नाना प्रकार के कार्य करना वर्णित है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो आनंदवर्धन अलंकारवादी आचार्य नहीं हैं। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि केशव और जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं। इन आचार्यों द्वारा दी गई अलंकार की परिभाषा यहाँ वर्णित है। आचार्य भामा ना कांतिबम निर्भूष विभति भामः वनित सुखम। आचार्य भामा का है, एक बार पुनः देखते हैं। ना कांतिबम निर्भूष विभाति भामः वनितः मुखम। केशव का है, यद्यपि सुजत सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित। जयदेव की है, अंगी करोत यः काव्यम शब्दार्थ वर्णकृति असौ न मन्यते कस्माद नुषुलत मनलंकृति। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं। तैतरीय उपनिषद में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। रस वै सह रस यो वाह लब्धानंदी भवति। अर्थात रस तो वह ईश्वरीय अनुभूति है जिसे प्राप्त करके आत्मा आनंद से भर जाता है। आचार्य भरत रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका सूत्र है विवाह अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाति निष्पत्ति। अर्थात विवाह अनुभाव और व्यभिचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। ते है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। मिथक शब्द अंग्रेजी में मिथ और ग्रीक शब्द माइथेस से बना है। मिथ का प्रयोग कल्पित तथा
कल्पित कथा तथा पौराणिक कथा के लिए किया जाता है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। मिथक परंपरागत अंशुत कथा है जो किसी अति मानवीय प्राणी या घटना से संबंधित होती है, जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। कामायनी, अंधायुग, संशय की एक रात आदि मिथिक आधारित रचनाएं हैं। आत्मानुभव एवं आत्मव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। इस कथन वाले आलोचक का नाम है ए नंद दुलारे वाजपेयी। उपरोक्त कथन छायावादी युग में शीर्षस्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी का है। उन्होंने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें प्रमुख है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, महाकवि सूरदास, प्रेमचंद्र, कवि निराला 1965 ईस्वी, पकीर्णिका 1965 ईस्वी, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, नई कविता 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी, रीति और शैली 1979 आदि। इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास, है ना। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। उन्होंने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें प्रमुख हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंद्र युग 1943 ईस्वी, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृत 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृत 1954 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1924, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, लोक जीवन साहित्य 1955 ईस्वी, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956 ईस्वी, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, भाषा और समाज 1961 ईस्वी, भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी, भारतेंद्र युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975 ईस्वी, महावीर द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी, भाषा युगबोध और कविता 1981 ईस्वी, कथा विवेक और गद्य शिल्प 1982 ईस्वी, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 ईस्वी, लोक जागरण हिंदी साहित्य 1985 ईस्वी, हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी, भारतीय संस्कृत और हिंदी प्रदेश 2 खंडों में 1999 ईस्वी, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी इत्यादि। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति। यह मत किस विद्वान का है? तो वह आचार्य राजशेखर का। उपयुक्त मत आचार्य राजशेखर का है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयसो इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में हैं। काव्य के श्रेयस्कर हेतु उन्होंने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है और उसका संबंध कवि से होता है, जबकि भावत्री प्रतिभा का संबंध पाठक या साहित्य से होता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी बात नहीं है? तो काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। कौन सा है? कविता जगत की अनुकृति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। अनुकरण में हमें शिक्षा मिलती है। अरस्तु ने काव्य को प्रकृति का अनुकरण माना है। उनके अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सदृश आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाओं को देखकर तथा उसका अनुकरण करके ही सीखता है। अतः विकल्प डी गलत है, जबकि अन्य विकल्प सही है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1926 ईस्वी पुस्तक के लेखक रिचर्ड हैं। इनके अलावा रिचर्ड की प्रमुख रचनाएं हैं मेसियंस ऑफ द माइंड 1931 ईस्वी, एक्सपेरिमेंट इन द मल्टीपल डेफिनेशन 1932 ईस्वी, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन 1933 ईस्वी, कॉरेज ऑफ इमेजिनेशन 1934 ईस्वी, द फिलॉसफी ऑफ लिटरेरी 1936 ईस्वी, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग 1936 ईस्वी, द स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स
1955 ईस्वी, पोर्ट्रेज देयर मीडिया एंड एड्स 1973 ईस्वी और ब्रियाड 1974 ईस्वी। किसकी मान्यता है कि औदात अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? सी लोजाइनस। लोजाइनस की मान्यता है कि औदात अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। लोजाइनस यूनान के एक महान विचारक और काव्यशास्त्री हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना पेरिसुस है। पेरिसुस मूलतः पत्र शैली में लिखा गया भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। लोजाइनस ने उदात्त तत्व के 5 प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया है: महान विचारोद्भावना की क्षमता, प्रेरणा, प्रसूत एवं उद्दाम भाववेग, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा शैली, गरिमामय रचना विधान। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी गद्य को एक निश्चित दिशा और सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया है। उनके नाम पर ही हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। उन्होंने साहित्य के विकास, प्रचार प्रसार हेतु एक मंडल की स्थापना की जो भारतेंदु मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस मंडल के प्रमुख साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालमुकुंद गुप्त, तोता राम ठाकुर, जगमोहन सिंह तथा अंबिका दत्त व्यास आदि। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1912 में। भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 में हुआ। यह महर्षि क्षणगुप्त की प्रसिद्ध काव्यकृति है। इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य की सुखद कामना की गई है। इस काव्यकृति के कारण ही इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। साकेत 1931, यशोधरा 1933, द्वापर 1936, जय भारत 1952। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वावधान में हुआ है, इसीलिए उनके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो राष्ट्रवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग काव्यशैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। राम कुमार वर्मा। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। प्रसाद को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वह चिदम्बरा पर। सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा काव्य के लिए सन 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। वे अरविंद दर्शन से अधिक प्रभावित थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथ 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्णकिरण 1947 ईस्वी, स्वर्णधूल 1949 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, चिदम्बरा 1959 इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? तो अज्ञे। अज्ञे तार सप्तक के कवि हैं। सन 1943 ईस्वी में अज्ञे ने 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संपादन किया है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जिसमें इन 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई हैं। ये 7 कवि हैं: गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। विकल्प सी सही है। इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता के से संबंध नहीं रहा है? तो है नेमचंद जैन। नेमचंद जैन का नई कविता से संबंध नहीं रहा है। वे अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 के 7 कवियों में थे, जबकि कुंवर नारायण, अजीत कुमार तथा दुष्यंत कुमार नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि हैं। कितने हो लगे? 40 में बहुत ज़्यादा। प्रभा।
प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया है। 1913 में कालूराम गंगरोड ने खंडवा की प्रभा मासिक का संपादन आरंभ किया है। आगे चलकर मलखान चतुर्वेदी और उनके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इनका संपादन संभाला है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? सी है नई नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व नई नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय द्वारा संपादित तारसप्तक से माना जाता है। अज्ञेय ने तारसप्तक के कवियों के बारे में लिखा है, यह सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं, अतः स्पष्ट विकल्प सही है। ठेठ हिंदी के ठाठ अतकिला फूल किसके उपन्यास हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ अतकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास हैं। ठेठ हिंदी के ठाठ देवबाला 1899 ईस्वी में अनमेल विवाह का दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है, जबकि अतकिला फूल 1907 में धर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए धार्मिक अंधविश्वासों के दुष्परिणामों को चित्रित किया है। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1882। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें एक सेठ के पुत्र मदन मोहन की कथा वर्णित है, जो युवावस्था में अपने मित्रों शंभू दयाल व चुन्नीलाल की सुसंगत में पढ़कर अपना धन, यौवन, चरित्र आदि सब कुछ गंवा देता है। अंत में वह अपने सच्चे हितैषी मित्र ब्रजकिशोर की मदद से पुनः सही रास्ते पर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? भी है सुजान भगत। सुजान भगत में प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी, जबकि ममता और सालवती कहानी तथा छाया कहानी संग्रह प्रसाद द्वारा रचित है। प्रसाद कृत कहानी संग्रह और कुछ कहानियाँ विवरण इस प्रकार हैं। कहानी छाया 1914, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1913, इंद्रजाल 1936। कहानियाँ ममता, सालवती, आग, चंदा, गुलाम, चित्तौर, उद्धार, गुंडा, पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का यौगिक, खंडहर की लिप, प्रतिमा की पराजय, दुखिया, शरणागत, विषाती, संदेह, मधुआ, पुरस्कार, चित्र मंदिर, देवरथ और सुनहरा साफ आदि प्रसाद की कहानियाँ हैं। नया रास्ता कहानी के लेखक हैं? तो नया रास्ता कहानी के लेखक है राम प्रसाद पहाड़ी। नया रास्ता कहानी के लेखक राम प्रसाद पहाड़ी हैं। राम प्रसाद पहाड़ी कृत अन्य कहानियाँ हैं सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर बया का घोंसला इत्यादि। इन भारतीय युगीन नाटकों का सही कालक्रम है तो 1850 से 19 ईस्वी। भारतीय युगीन नाटकों का सही कालक्रम 1850 से 19 ईस्वी है। भारतीय युग के प्रमुख नाटककार और उनके नाटकों का विवरण इस प्रकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अनुदित, विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडम्बना 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1873, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, मौलिक विद्या, वैदिक हिंसा नवद 1883 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र की चंद्रावली 1876 ईस्वी, विशेष विश्वमोधम 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, श्रीनिवास दास रणधीर प्रेममोहिनी 1878 ईस्वी, तत्ता सम्राट 1883 ईस्वी, संयोगिता सुंदर 1885 ईस्वी, प्रहलाद चरित 1888 ईस्वी, राधा कृष्णदास दुखनीवाला 1880, पद्मावती 1882 ईस्वी, धर्मलाभ 1885, महाराणा प्रताप 1897 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट, कलराज की सवार, रेल का विकट खेल, नल दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, जैसा काम वैसा प्रणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। हरिऔध प्रद्युम्न विजय 1893, रुक्मणी परिणय 1894, बद्रीनारायण चौधरी भारत सौभाग्य, बद्रीनारायण चौधरी भारत सौभाग्य 1889, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य आदि है ना। स्व की झलक व अंधी गली के लेखक कौन हैं? तो उपेंद्र नाथ आस्क हैं। उपेंद्र नाथ स्वर्ग की झलक, अंधी गली, देवताओं की छाया में चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान,
अधिकार का रक्षक, साहब को जुकाम है, जोक, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, सूखी डाली, भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, आंधी आदि। उदय शंकर भट्ट, एक ही कब्र में आदिम युग, समस्या का अंत, आज का आदमी, स्त्री का हृदय, पर्दे के पीछे 10,000 आदि। वृंदावन लाल वर्मा, लो भाई पंचो लो, कनेर, टंटा गुरु, शासन का डंडा, कश्मीर का कांटा, बांस की फांस आदि। लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक कवन, एक दिन प्रलय के मंच पर, कावेरी में कमल, स्वर्ग से विप्लव, नारी के रंग आदि। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति है ना। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगत है। यह मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें मध्यम वर्गीय वैवाहिक जीवन की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन जुनेजा, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, अशोक आदि। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी तथा पैरों तले की जमीन मोहन राकेश के नाटक हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? डी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। इनका प्रकाशन 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से शुरू हुआ। यह एक मासिक पत्रिका थी। रसक रंजन किसका निबंध संग्रह है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी रसक रंजन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, सुता पधारे, जनकस्य, वैदिक देवता, लेखांजलि, कवि और कविता इत्यादि। श्याम सुंदर दास, समाज और साहित्य, कला का विवेक, कर्तव्य और सभ्यता। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यम वर्गीय धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, डॉक्टर गुलाब राय ठलवक्कल, फिर निराश क्यों, मन की बातें, मेरी असफलताएं। सही कालक्रम वाले वर्गों को चिन्हित कीजिए। कबीरदास 1938 ईस्वी, कबीरदास 1398, कबीरदास 1398 से 1518, सूरदास 1483 से 1573, जायसी 1477 से 1542, तुलसीदास 1532 ईस्वी से 1623। कला की सभ्यता, कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। यह कथन किसका है? ते है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उपयुक्त कथन डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृत एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान थे। उनके द्वारा रचित पद्मावत संजीवनी व्याख्या एक टीका है। इसके लिए उन्हें 1956 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कृतियां हैं निबंध संकलन पृथ्वी कल्प, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति, कल्पलता, वाग्धारा आदि। शोध ग्रंथ है परिणिकालीन भारत। समीक्षात्मक ग्रंथ है मालिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत और कालिदास कृत मेघदूत की संजीवनी व्याख्या। सांस्कृतिक ग्रंथ है भारत की मौलिक एकता, हर्षचरित एवं सांस्कृतिक अध्ययन, हिंदू सभ्यता आदि। अपभ्रंश भाषा का स्थित काल है तो है 500 से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी। संस्कृत 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व। पाली 500 से 1000 ईस्वी। प्राकृतिक 1000 से 500 ईस्वी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से है। जॉर्ज ग्रियर्सन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। वही धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्यकोश के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी मानी जाती हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से हुआ है, जिसका विवरण इस प्रकार है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, ब्राह्मण, सिंधी, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। मागधी बिहारी, बंगला, उड़िया और संज्ञा, बैसाखी, लहंदा, पंजाबी, महाराष्ट्री और मराठी। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये है खड़ी बोली।
खड़ी बोली। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली का कुछ भाग, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून का मैदानी भाग आदि। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुर, एटा, बदायूं और बरेली। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि। अवधी लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि। 252 की वार्ता की भाषा क्या है? ते है ब्रजभाषा। 252 वैष्णव की वार्ता ब्रजभाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसके रचयिता बल्लवाचार्य के पौत्र और विट्ठलनाथ के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ हैं। इसमें गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। इसके अलावा गोकुलनाथ के द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ 84 वैष्णव की वार्ता है। इसमें बल्लवाचार्य के शिष्यों की कथाएं वर्णित हैं। ईश्वरी किस बोली के लोक कवि है? तो यह है बुंदेली। ईश्वरी बुंदेली बोली के लोक कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मऊरानीपुर के गांव मेढकी में हुआ था। इनका पूरा नाम हरताल ईश्वरी था। ये बुंदेलखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। इनकी रचनाओं में ग्रामीण संस्कृति एवं सौंदर्य का यथार्थ चित्रण मिलता है। इनके द्वारा रचित फाग विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनके फागों में प्रेम, करुणा, श्रृंगार, सहानुभूति आदि मार्मिक अनुभूतियों का चित्रण मिलता है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक गलत है, वो है खरोष्ठी। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों का विवरण इस प्रकार है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि। कुटिल लिपि को 2 भागों में, नागरी लिपि और शारदा लिपि। नागरी लिपि को 2 भागों में, पश्चिमी लिपि और पूर्वी शाखा। पश्चिमी लिपि को देवनागरी और राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी। और पूर्वी लिपि में बंगला लिपि, असमिया, उड़िया। और शारदा लिपि में गुरमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। इनमें द्विगुण व्यंजन हैं, तो है ये अड़ा अढ़ा द्विगुण व्यंजन है। इसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, तुरंत नीचे आ जाती है। ये व्यंजन संस्कृत में नहीं थे। इनका विकास हिंदी में ही हुआ है। इन व्यंजनों से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये हमेशा शब्दों के बीच अंत में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सड़क, कूड़ा, पढ़ना, बूढ़ा आदि। निर्गुण व्यंजन को ही उच्छ्रुत व्यंजन कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो यह है अनुच्छेद 344। राजभाषा आयोग का गठन और संसदीय समिति का उल्लेख। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के संबंध में है। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य या किसी राज्य और संघ के मध्य संचार की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध उल्लिखित है। स्वभाषा, स्वदेश और स्वधर्म आंदोलन किसे चलाया था? तो है श्री स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वभाषा, स्वदेश और स्वधर्म का आंदोलन चलाया था। वे आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक थे। उन्होंने वेद की महिमा को स्थापित करते हुए ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिन्हें उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा। उन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें आरोही क्रम में कालक्रमानुसार निर्धारित करें। उदंत मार्तंड, प्रजामित्र और प्रजा हितैषी हरिश्चंद्र। उदंत मार्तंड 1826, जुगल किशोर, प्रजामित्र 1834, गंगाधर भट्टाचार्य, प्रजा हितैषी 1855, राजा लक्ष्मण सिंह, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो है भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, अतः विकल्प भी सही है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है तो है विधेयवादी
पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जन्मदाता तेन माने जाते हैं। उन्हें विधेयवादी इतिहास दृश्य के लिए वातावरण, जाति और क्षण विशेष को महत्वपूर्ण माना है। इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं तो नलिन विरोचन शर्मा। नलिन विरोचन शर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन, विजेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य के इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर विनय मोहन साहित्यावलोकन। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। बाल बोधनी 1874 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है तो युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। उन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीत काल और आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। उनके अनुसार वीरगाथा काल में वीरता की, भक्ति काल में भक्ति की, रीत काल में रीत तत्व की और निरूपण की और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता रही है। इसीलिए इस प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर इन कालखंडों का नामकरण उचित है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कालक्रम सही है? कुमार रासो शुक्ल जी के अनुसार 9वीं शती दलपत विजय, विशल देव रासो 1155 नरपतनाल, पृथ्वीराज रासो 1343 चंद्रवरदायी, हमीर रासो 1357 सारंगधर। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं तो है सरहपा। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने सरहपा हैं। उनका समय 8वीं शती माना जाता है। वे हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उन्हें राहुल भद्र या सरोज वज्र भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित कृतियों की संख्या 32 है। इनमें दोहा कोश अधिक प्रसिद्ध है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है तो है निम्बार्काचार्य, है ना। मध्वाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। सूफी का परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है तो है पद्मावत। सूफी का परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत 1540 ईस्वी है। इसके रचयिता मालिक मोहम्मद जायसी हैं। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्रसेन एवं सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा वर्णित है। जायसी की अन्य रचनाएं हैं अखरावड़, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मशलसनामा आदि। मनमालती मंझन की और मृगावती कुतुबन की तथा माधव नल काम कंदला आलम की रचना है। निम्नलिखित को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सूरदास 1478, ये सही है। सूरदास 1478, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। स्वामी हरदास 1478, सिद्धांत के पद, केलीमाल। और मीराबाई 1504, स्फुटपाद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा, पद संग्रह आदि। रसखान है 1533 ईस्वी, सुजान सागर, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।